आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ताना क्रिकेट मैच का आयोजन कजान स्टेडियम में किया गया। चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने स्टेडियम में भारतीय टीम और रूस की टीम के खेल को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मैच प्रेमियों को जोड़ने के साथ साथ खिलाड़ियों के अनुभव को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय दर्शकों ने स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और भारत की टीम के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं हूं बृजमोहन सिंह रघुवंशी। जी हां, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत धूप है और कजान की धूप है और ये हमारे भारत देश की तरह अभी हमें परेशान तो नहीं कर रही है, लेकिन हमें एहसास बहुत अच्छा करा रही है। और मैं इस समय स्टेडियम में हूं जहां पे इंडिया रशिया फोरम के तहत एक दोस्ताना मैच हो रहा है और बस बहुत कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने वाला है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं क्रेमलिन, यहाँ का कितना खूबसूरत नजारा है। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारा ये कैमरा लिया है अपने हाथ में, कृपया थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये कजान अक्सर आपने लोगों के द्वारा सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस शहर की खूबसूरती देखते बनती है। ना कि सिर्फ यहां पे विकास का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन खूबसूरती का जो आलम है वो अपने आप में आपको हम सिर्फ बता नहीं सकते, एहसास आपको होना चाहिए और उसके लिए आपको कजान शहर आना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि कृपया एक बार जूम इन करें यहाँ पे और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे लोग बैठे हैं यहाँ पे, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं मैच का जो बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। जी हां, स्टेडियम में हम लोग मौजूद हैं और एक भारत और रशिया के दोस्ताना मैच को अब बहुत जल्द हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। हम इस समय, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत और रूस के बीच में एक दोस्ताना मैच चल रहा है कजान में और उसका उद्घाटन हो गया। मैच अभी चल रहा है और हम इस बीच में हमारे साथ यहाँ पे भारतीय मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि रूस में और खासतौर से यहाँ के जो इंडिया बिजनेस रशिया फोरम था उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। तो आई एम अ स्टूडेंट हियर एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी यू गाइज, माय फेलो इंडियंस हियर। तो ये 2 दिन का समिट था ये, और इसमें आपने देखा कजान में किस प्रकार से विकास के स्तर को जो ग्लोबली इसको बढ़ाया जा रहा है, उसी के उद्देश्य के तहत ये कार्यक्रम हुआ। आप इसमें हिस्सा भी ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बहुत खुश हूँ। हमारा जो देश है, मेरा देश भारत, अगर इतने आगे, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे फेलो में देशवासियों को यहाँ पर देखूंगी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो इससे जरूरी चीज है, ये तो आज हमारा कल्चरल पार्ट है, ये तो फ्रेंडली पार्ट है, बट जो इसका द मेन मैसेज बिहाइंड इट इज कि हमारा देश आगे बढ़े। आज इज अ वेरी डेवलपिंग नेशन और हम इतने बड़े फोरम पे, इतने बड़े देश में अगर हमें बुलाया जा रहा है, आई थिंक वही इट सेज अ लॉट अबाउट इंडिया की पावर। एंड आई रियली विश कि हम मिले तो बिजनेस के लिहाज से थे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तत्रस्थान में, बट आई रियली होप कि इंडिया और जो रूस की दोस्ती ऐसे ही बने रहे, नंबर 1। दूसरी चीज तो ये है कि आई थिंक रशिया से हमारी तो पुराने ही ताल्लुकात हैं और आज नेचुरल एनिमी, वो नेचुरल अलाई कहते हैं रशिया को। सो आई रियली होप और इससे आई थिंक और बेहतरी हो और दोस्ती बढ़े हमारी। मैं एक बात कहना चाहूँ, क्योंकि रूस और भारत के रिश्तों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। कई बार उन्होंने यहाँ पे उन्होंने यात्रा की और ये माना जाता है कि भारत और रूस के रिश्ते में प्रधानमंत्री जी की सबसे अहम भूमिका है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे अहम भूमिका मुझे तो उन्हीं की लगती है। पिछले साल वो खुद यहाँ पर हमारे समक्ष ही थे और ब्रिक्स की समिट में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो आई थिंक उन्हीं के बहुत एक स्ट्रांग विजन और स्ट्रांग पर्सोना, स्ट्रांग पर्सनालिटी, स्ट्रांग उनके आइडियाज है हमारे देश को लेके। सो आई रियली थिंक वो तो सबसे जरूरी रोल ही प्ले करते हैं। और हम यहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन जी के साथ उनकी कितनी अच्छे संबंध है। एंड आई थिंक आई रियली थिंक ही प्लेज वेरी पिवटल रोल इन एवरी, जहां इंडिया आज जहां खड़ा है ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, आई थिंक वो उनके नेतृत्व से ही आगे जा रहे हैं हम लोग सारे। थैंक यू सो मच। कजान से मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टेलीविजन के लिए। भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 49वां
अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया। विश्व परिषद कालीन नगरी भदोही के शिल्प और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस मेले में देश विदेश के खरीदार शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी कारपेट क्लस्टर देश के प्रमुख कारपेट निर्माण केंद्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से इंडिया एक्सपो मार्ट की स्थापना हुई, जिसमें हैंडमेड कारपेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिला। और पिछले 4 वर्षों से इंडिया कारपेट एक्सपो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विदेशी खरीदारों को यहां बुलाकर स्थानीय शिल्पकारों को लाभ मिल रहा है। और मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट परियोजना के तहत भदोही में कारपेट को शामिल करने की भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के प्रोत्साहन से स्थानीय शिल्पकारों का हुनर अब सही मंच पा रहा है। लता मंगेशकर जी के नाम पर हम लोगों ने एक चौक का निर्माण किया और राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े हुए 4 प्रमुख द्वार भी देश के 4 पूज्य संतों के नाम पर समर्पित किए गए। जगतगुरु शंकराचार्य द्वार, जगतगुरु रामानुजाचार्य द्वार, जगतगुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगतगुरु माध्वाचार्य द्वार, ये 4 द्वार अयोध्या धाम में समर्पित किए गए। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान राम के पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए पूज्य संतों के लिए ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। श्री राम मंदिर परिसर में सप्तऋषियों की जिन प्रतिमाओं का और उनके मंदिर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें महर्षि वाल्मीकि भी हैं और संत तुलसीदास जी भी हैं। इसके साथ ही वहां पे भगवान राम के पूरे अभियान की पहले पलटानी गिद्धराज जटायु की प्रतिमा भी वहां स्थापित की गई है। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले उनके सहयोग के लिए कोई खड़ा हुआ था तो निषाद राज हुए थे। तो निषाद राज को भी वहां सम्मान दिया गया है। निषाद राज के नाम पर वहां के जितने भी रेल बसेरा बन रहे हैं, यात्री विश्रामालय बन रहे हैं, सब निषाद राज के लिए। वन में रहते हुए जब माता सीता को ढूंढने के लिए भगवान राम गए, जंगलों में भटक रहे थे, तो उस समय कहते हैं मतंग ऋषि बहुत पहले से युगों से साधना कर रहे थे। हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। मतंग ऋषि को जब आया कि अब उनको बहुत अधिक दिनों तक इस भौतिक देह से नहीं रहना है, तो उन्होंने अपनी शिष्या जो बनवासिनी थी उनको कहा कि अब मेरा समय आ गया है, मैं तो जा रहा हूं, तो मेरे आश्रम की देखभाल करते रहना। तो दिल्ली सबरी ने अपने गुरु से कहा, मतंग ऋषि से कहा गुरुदेव आप जा रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा में इतने वर्षों से हूं, अब मैं क्या करूंगी, मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। कहा नहीं, तुम्हें भी रहना है। कहा कैसे और कब तक? उन्होंने कहा तुम्हें राम भक्ति के लिए अपना जीवन लगाना है। कहा राम भक्ति के लिए? कहा हां, श्री विष्णु के एक विशिष्ट अवतार के रूप में भगवान राम इस धराधाम पर विराजमान होने जा रहे हैं, अवतरित होने जा रहे हैं। और जब वह आएंगे तो वह इस वन में अपनी पत्नी को ढूंढने के बहाने आएंगे। उस समय उनकी सेवा करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
आप सोचो, एक ऋषि कब ठहरा? जब पूछा सबरी ने अपने गुरु पतंग ऋषि से कि गुरुदेव मुझे बताइए कि राम कब तक आ जाएंगे, तो वैसे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से देखा। उन्होंने कहा देखो अभी तो महाराज दशरथ की शादी नहीं हुई है, थोड़ा शादी होने दीजिए, फिर शादी होने के बाद सबसे बड़ी रानी से राम पैदा होंगे। आप सोचो अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी पहले से भारत का ऋषि कर रहा है और कह रहा है राम जरूर आएंगे और तुम्हारी मुक्ति का माध्यम बनेंगे। इसलिए सबरी के नाम पर जो भी भोजनालय बन रहे हैं अयोध्या में बन रहे हैं। राम भक्त भारत की परंपरा इसी कृतज्ञता को व्यापित करने के लिए, और इसीलिए जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हमने प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जब गाजीपुर जनपद को मेडिकल कॉलेज मिला तो हम लोगों ने कहा कि इसको महर्षि विश्वामित्र को समर्पित किया जाए, क्योंकि पहले ऋषि हैं, महाराज गांधी के पुत्र हैं, पहले ऋषि हैं जिन्होंने आतंकवाद को पहचाना था और आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। भगवान राम का संकल्प उस अभियान में सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम लोगों का एक संकल्प है, हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये केवल मंदिर, ये मंदिर, ये पीठ केवल हमारे कर्मकांड और उपासना विधि के माध्यम नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के भी आधार स्तंभ है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के माध्यम भी, जब समाज में जाति के नाम पर बांटने के दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो, अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, यह ये उत्तरदायित्व हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाएं, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर सके, उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या सिखा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। अभी यहां पर हम लोग मंच पर हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव आना चाहिए। हम लोगों ने अभी मंच में वीर अब्दुल हमीद के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। भारत का परमवीर चक्र भारत माता के सपूत को प्राप्त हुआ, जिन्होंने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश पाकिस्तान को नामों चनी जमाने में भारत माता के पुत्र के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। इसी जनपद का सौभाग्य है, इस जनपद में महावीर चक्र विजेता पांडित जी के परिवार के सदस्यों को भी अभी हमने मंच पे सम्मानित किया। और देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक देने वाला गांव गहमर भी इसी जनपद में है। सर्वाधिक हर नागरिक को इससे गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम इस जनपद में हैं तो देश के लिए सर्वाधिक सैनिक देता है एक गांव। गांव में अगर आप देखते हैं तो एक गहमर है और एक बुलंदशहर। चलिए फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। गाजीपुर के भुड़कुड़ा में हथियाराम मठ परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्धजनों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी नीतियों पर विस्तार से चर्चा की है। सीपीसी के तत्वाधान में इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण और भदोई कारपेट एक्सपो के 4th संस्करण के कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, माननीय विधायकगण श्री दीनानाथ भास्कर जी, विपुल दुबे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार श्रीमती अमृत राज जी, सीपीसी के चेयरमैन श्री कुलदीप जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भदोई कारपेट उद्योग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब भदोई जनपद में इंडिया कारपेट एक्सपो के इस 49वें संस्करण में मुझे भागीदार होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब पहला संस्करण भदोई के कारपेट एक्सपो का प्रारंभ हुआ था, उस समय मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का।
जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था, और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी, और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में रूसी संघ है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि योग्य भूमि में तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसी एक देश के पास है तो अब भारत के पास है, दुनिया में सबसे अधिक। और कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई की सुविधा पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक भूभाग ऐसा है जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसको अगर आप उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 86% हमारी भूमि ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की बेहतरीन सुविधा हमारे पास मौजूद है। यानी ये केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं है, ये खेती और किसानी के साथ साथ यहां के प्रति व्यक्ति आमदनी को आगे बढ़ाने, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी ये बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। खासतौर पर ये केवल अच्छी कृषि योग्य भूमि
का प्रदेश या देश नहीं रहा है, बल्कि यहां के हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे साथ यह भी जुड़ी रही है कि खेती किसानी के साथ साथ उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुछ न कुछ ऐसे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम स्थापित किए थे जो उनकी अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बने और हर व्यक्ति खेती किसानी पर ही निर्भर न रह करके जब कुछ न कुछ साइड बिजनेस भी करता है तो वह अतिरिक्त आमदनी उसकी समृद्धि का कारण बनता है, और भारत के अंदर यही होता था। यानी ब्रिटिशर के आने के पहले कौन नहीं जानता है कि भारत का जो सिल्क था ये दुनिया के अंदर अपनी धूम मचाता था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।